जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 11 एग्ज़ाम में। तो आज हम देखने वाले हैं अपने आगे के जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनको देखने वाले हैं। अभी तक हमने समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार देख लिया है। अब हमें देखना है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसको अनुच्छेद 23 और 24 के बीच में रखा गया है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई नई वीडियो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार में हमें देखना है, यह है हमारा अनुच्छेद 23 और 24 में। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में सबसे पहले जो हमारा अनुच्छेद 23 है वो कहता है बलाश्रम एवं बेगारी नहीं करा सकते। अब बलाश्रम क्या होता है भाई? तो बलाश्रम वह होता है जैसे बच्चों से काम कराना। ठीक है, बच्चे कितने साल के? तो 6 से 14 साल के बच्चों को काम में नहीं लगा सकते। ठीक है, इसके बाद बेगारी क्या होता है भाई? तो बेगारी को समझेंगे, बेगारी होता है बिना वेतन के काम कराना। तो हम किसी से बिना वेतन के काम नहीं करा सकते। अगर आप करा रहे हैं तो वो अनुच्छेद 23 का क्या होगा? उल्लंघन होगा, और वो आर्टिकल 32 के तहत कहाँ चला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा या फिर तो 26 के तहत हाई कोर्ट चला जाएगा। तो उसको आगे देखेंगे, अभी फिलहाल इधर चलते हैं। इसमें क्या बोला है कि बलाश्रम और बेगारी नहीं करा सकते, लेकिन अपने जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर अगर कभी युद्ध वगैरह हो गया बीच में, तो आपसे ज़बरदस्ती काम भी कराया जा सकता है और आपको वेतन भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अनुच्छेद अब 24 पर बात करते हैं। जो अनुच्छेद 24 है उसमें बोला गया है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को क्या खतरनाक कामों में लगाने की मनाही, जैसे कि पटाखे उद्योग। ठीक है, जितने भी जो कारखाने होते हैं बड़े बड़े जो छोटे बच्चों के लिए हार्मफुल होते हैं, उनमें है ना लगाने के लिए क्या है? मना है। ठीक है, तो आप है ना छोटे बच्चे मतलब 14 वर्ष से कम बच्चों को, उम्र के कम बच्चों को क्या मतलब कामों में नहीं लगा सकते। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसको रखा गया अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 25 में जो बोली गई है वो बोला गया है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता और अंतःकरण। तो हम सबसे पहले समझेंगे व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता में क्या बोला गया है कि आदमी व्यक्ति मतलब जैसे कोई पर्सनल व्यक्ति है, जैसे हम हैं, कोई जैसे सिख व्यक्ति है तो सिख क्या करेगा? भाई अपनी पगड़ी वगैरह रखेगा, कड़ा पहनेगा, करतार रखेगा, ये सारी चीज़ें उसकी क्या है? स्वतंत्रता है। मुसलमान है तो भाई वो क्या रखेगा? दाढ़ी रख सकता है। लेडीज जो होंगे वो बुर्खा पहन सकती हैं। महिलाएं में हिंदू की बात कर ले तो वो क्या रख सकता है? टीका लगा सकता है। ये सारी चीज़ें क्या है? धोती कुर्ता पहन सकता है। ये उसका क्या है? ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। लेकिन इसमें अंतःकरण की भी चर्चा बोली गई। अंतःकरण क्या है भाई? इसमें ये बोला गया है अगर आप मुसलमान या फिर कोई अदर धर्म, आपको हिंदू धर्म अच्छा लगता है तो आप उसको बदलिए नहीं, उसमें बस उसको अंदर ही अंदर मानिए। ठीक है, तो उसमें ये बोला गया अंतःकरण की चर्चा। हम बात करते हैं अनुच्छेद 26 की। अनुच्छेद 26 की क्या बात बोली गई कि सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। अब सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता क्या होती है? जैसे हम लोग बहुत सारे लोग मिल जाएं और किसी धार्मिक काम को करें, जैसे कि हवन कर रहे हैं, ठीक है, कोई भंडारा चला रहे हैं, या फिर मुसलमान लोग जैसे नमाज वगैरह पढ़ रहे हैं, कोई ईद का वो जो होते हैं जो रोज़ा वगैरह खोलते हैं तो रोडे पर खोलते हैं, मतलब धार्मिक काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो लंगर बांटते हैं लोग, ठीक है, तो ये क्या है? सामूहिक स्वतंत्रता है, बांट सकते हैं, है ना। इसके बाद बात करते हैं हम अनुच्छेद 27 में। अनुच्छेद 27 में क्या बोला गया? अनुच्छेद 27 में 2 बातें बोली गई हैं। इसमें बोला गया है पहले कि धार्मिक कार्यों के लिए रखे गए धन पर टैक्स नहीं लगेगा। इसलिए देखो भाई, कई ऐसे मंदिर है, कई ऐसे ट्रस्ट हैं जिसमें कई किलो सोना है, ठीक है, कई किलो और बहुत सारा पैसा है। ठीक है, और इससे क्या होता है? ब्लैक मनी भी क्या होती है? वाइट मनी में होती है। इसमें एक वीडियो बना देंगे ब्लैक मनी क्या होती है और ब्लैक को वाइट कैसे करते हैं वो बना देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है अपना जो है कि धार्मिक धन, जो धार्मिक कार्य के लिए रखा गया धन है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही में 27 का भी बोलता है चंदा लेने व देने का अधिकार। आप देखते हैं जैसे गणेश जी या फिर नवदुर्गा वगैरह में, उसमें क्या होता है? चंदे लेते हैं लोग, लेते हैं चंदा, तो चंदा लेने का अधिकार भी और हम देते भी हैं, तो हमारे लिए देने का भी अधिकार है। ऐसे ईद में भी लोग लेते हैं। ठीक है, ऐसे सारी चीज़ों में चंदा लेने व देने का अधिकार इसमें बोला गया है 27 में। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 28 की। और अनुच्छेद 28 में क्या बोला गया है? अनुच्छेद 28 में बोला गया है सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थान में धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब सार्वजनिक शैक्षणिक संस्था क्या कहलाती है भाई? जैसे कि कॉलेज हो गई, जो सरकारी चीज़ें हैं जो, ठीक है ना, सरकारी जितने भी स्कूल वगैरह उसमें क्या होगा? धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये किसमें बोला गया है? 28 में। हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट है वह है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसको रखा गया है अनुच्छेद 29 और 30 में रखा गया। ठीक है, अनुच्छेद 29 क्या होती है भाई? अनुच्छेद 29 में बोला गया है सार्वजनिक संस्थाओं में लिपि एवं संस्कृत के आधार पर प्रवेश से
नहीं रोका जाएगा। देखो पहले तो इन्होंने बोली भाई कि धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दिया जाएगा, अब बोल रहे हैं ये कि भाई जो सरकारी स्कूल हैं उसमें आपको आपकी लिपि, आपकी संस्कृति के आधार पर आपको वंचित नहीं किया जाएगा। जैसे कि कॉलेज में देखते हैं कोई पगड़ी पहन के आता है, कोई उर्दू लिखने वाला होता है, लेकिन सब लोग जाते हैं कि नहीं, कोई रोकता नहीं उनको। तो ये क्या है, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है, ठीक है, सॉरी ये उनकी सांस्कृतिक स्वतंत्रता है, ठीक है। इसमें बोला किसी कोई भी चीज़ मतलब कहीं पे भी रोका नहीं जाएगा आपकी संस्कृति के आधार पर। अब 30 जो है लास्ट, सॉरी जो इसमें जो लास्ट हुआ है अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30 में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है अल्पसंख्यक चाहे तो धार्मिक शिक्षा के लिए अपने निजी संस्थाएं खोल सकते हैं, ठीक है, खोल सकते हैं। अब देखो जैसे मुसलमान लोग हैं, मुसलमानों के लिए विशेष तौर से बनाया गया ये कानून कि जैसे मुसलमान लोग हैं उनको उर्दू तो पढ़ाया नहीं जाएगा सरकारी इधर पे स्कूल में, इसलिए उनसे बोला गया है, या फिर जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं हिंदुओं को छोड़कर, जैसे कि अभी भारत में क्या है, हिंदुओं को छोड़कर सभी लोग क्या है, अल्पसंख्यक है, ठीक है, हिंदू के अलावा मुस्लिम, सिख, ईसाई, धर्मपाल जितने भी सब क्या है, अल्पसंख्यक है, ठीक है। तो उनके लिए बोला गया और आपको धर्म से संबंधित कोई शिक्षा देना है, ठीक है, उसके लिए आप अपना एक कोई प्राइवेट या फिर निजी संस्थाएं खोल सकते हैं। और उसके लिए भी धन कौन देगा भाई, जैसे भाई सरकारी स्कूल के लिए कौन देता है, सरकार देती है। ऐसे ही अगर तुम निजी संस्थान खोलते हो अपने धर्म से संबंधित शिक्षा देने के लिए, तो उसके लिए भी धन कौन देगी भाई, सरकार देगी, ठीक है, कौन देगा, सरकार देगी। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 31 की। तो अनुच्छेद 31 को अभी फिलहाल समाप्त कर दिया गया, लेकिन हम पढ़ने की दृष्टि से बता देते हैं। इसमें बोला गया था संपत्ति का अधिकार, ठीक है, इसमें एक्चुअल पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई थी। जैसे जो पिताजी की जो जायदाद है वो किसको मिलती है, बेटे को, है ना, वही वाली चीजें दी गई हैं। अब इसमें क्या होता है भाई कि ये देश के विकास के लिए बाधा, देश के विकास में क्या कर रही थी, बाधा डाल रही थी, इसलिए इसको अलग कर दिया गया। इसमें बोला गया था पैतृक संपत्ति का अधिकार, इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको है ना यहाँ से अलग करके अनुच्छेद 31 से अलग करके कहाँ रख दिया, अनुच्छेद 300 के काम है। अब देखो जो है ना हमने आपको बताया था अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में जो भी चीज़ आएगी वो क्या कहलाएगी भाई, मूल अधिकार कहलाएगा। इसको है ना हम तो क्या कोई सरकार भी नहीं छीन सकती, इसलिए संविधान संशोधन करके इस अनुच्छेद को कहा रख दिया 300 के काम है। अब ये क्या बन गया भाई, मूल अधिकार से बन गया ये कानूनी अधिकार। अब कानूनी अधिकार बन गया भाई, अब क्या होगा, अब इसमें है ना कोई जगह है ना ले सकती है सरकार। अब आप समझेंगे, कैसे समझेंगे, देखो जैसे एक रोड वगैरह जैसे हाईवे बन रहा है कहीं से, ठीक है, हाईवे बनता हुआ आ रहा है कई किलोमीटर से, 200 किलोमीटर से। अब एक बीच में भाई हमारे किसान भाई की सरकार वो आ गई क्या, जगह या फिर खेत आ गया। अब वो बोलेगा नहीं भाई ये तो हमारे पिताजी की भाई क्या है, खेत है भाई, इसको हम नहीं बेचेंगे। तो इसमें क्या होता था, इस रोड को मोड़ना पड़ता था या फिर दिक्कत आती थी इसको विकास में, ठीक है। इसको लेकर क्या किया गया कि भाई अब है ना तुम्हारा ये संविधान जो है ना संपत्ति का दिया, उसको क्या कर दिया गया, समाप्त। जिस कारण से आपको है ना रोड तो यहीं से जाएगी, लेकिन आपको जो जगह गई है ना उस चीज़ का मुआवजा दे दिया जाएगा, ठीक है। चलो ये 31 था। अब हम बात करते हैं हमारे अनुच्छेद 32, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सबसे महत्वपूर्ण जो वो अनुच्छेद है वो यही है, ठीक है। कौन सा है, अनुच्छेद 32। इसको बोलते हैं हम भाई संवैधानिक जो अपने मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाले अधिकार, ठीक है। ये है, इसको है ना बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला था, इसने बोला था, बी आर अम्बेडकर को बोला था इसने, सॉरी बी आर अम्बेडकर ने इसको बोला था ये संविधान की क्या है, आत्मा है। इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा बोला था, ठीक है। अगर आपसे पूछ, देखो इसमें 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। देखो आपसे पूछ ले भाई बी आर अम्बेडकर मतलब संविधान की आत्मा कैसे कहते हैं, तो हम दो किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहते हैं, तो वो कैसे कहते हैं, आर्टिकल 32 को। अगर आपसे पूछ ले संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं, तो भाग हो जाएगा कौन सा हमारा, प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना को क्या कहते हैं भाई हम, संविधान मतलब इसको भी क्या बोलते हैं, संविधान की आत्मा। लेकिन ये किस में पूछा जाएगा, भाग में पूछा जाएगा, और अनुच्छेद में पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 32 में पूछा जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन और बनता है इससे कि भाई जो हमारा संविधान है, संविधान की रीढ़ किसे कहते हैं, तो संविधान की जो रीढ़ है उसे बोलते हैं हमारे अनुच्छेद 19 को। किसको बोलते हैं, अनुच्छेद 19 को हम क्या बोलते हैं, संविधान की रीढ़ बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई आपको, ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है। चलो अब जैसे इसमें बोला गया है, अगर कोई व्यक्ति या फिर सरकार खुद ही अगर हमारे मूल अधिकार को हनन करती है, मूल अधिकार को थोड़ा सा भी छीनती है या हनन करती है या कम करती है, तो हम आर्टिकल 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है। इसमें ये बोला गया है। अब हम डायरेक्ट चले तो जाएंगे, अब सब जो हम चले जाएंगे भाई सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट करेगा क्या, तो सुप्रीम कोर्ट निकालता है रिट। क्या निकालता है, रिट। वो निकालता है 5 प्रकार की रिट। अब हम पढ़ते हैं अपनी रिट। चलो देखो रिट पढ़ेंगे हम, याचिकाएं या फिर रिट बोलते हैं ऐसे। तो भाई सबसे पहले वो रिट निकालता है, वो निकालता है बंदी प्रत्यक्षीकरण।
बंदी प्रत्यक्ष या फिर हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बस ध्यान से समझिएगा। इसमें ये होता है कि यदि कोई व्यक्ति है, जैसे किसी को गिरफ्तार कर लिया है या फिर किसी को है ना घर में बंद कर लिया है, तो हम चाहें तो आर्टिकल 32 का प्रयोग करके उसको बोल सकते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि इस व्यक्ति को क्या है, जो हमारे थाना प्रभारी हैं, जैसे थाने में किसी को बंद कर लिया और 24 घंटे से ज़्यादा रख लिया है, तो हम आर्टिकल 32 का प्रयोग करके कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट क्या निकालेगी, एक बंदी प्रत्यक्षीकरण निकालेगी। उससे क्या होगा भाई, वो थाने में ऑर्डर आए कि भाई आप इसको 24 घंटे के अंदर अंदर क्या करो, जज के सामने पेश करो या फिर उसको छोड़ो। ठीक है, क्या करो, जज के सामने पेश करो या फिर उसको छोड़ो। ठीक है, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब दूसरी बात करते हैं परमादेश। अब परमादेश क्या होता है भाई, परम आदेश मतलब सबसे बड़ा आदेश। इसमें क्या है, अगर कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा, क्या नहीं कर रहा है, काम, तो उसके लिए ये आदेश दिया जा सकता है। ठीक है, ये उसके लिए मतलब कोई व्यक्ति जो सरकार में कोई काम नहीं कर रहा है उसके लिए है ना, हम कोई रेट लगा दें तो ये क्या लगेगा, परमादेश। मतलब आपसे पूछा है क्यों नहीं कर रहे हैं आप काम, ठीक है, इसमें ये परमादेश मतलब इसको बोलते हैं मैंडेमस। ठीक है, इस आधार पे ये आर्टिकल 32 के आधार सेकंड नंबर की रेट निकलती है। तीसरी रेट कौन सी होती है, अधिकार प्रेक्षा। अब अधिकार प्रेक्षा क्या होता है, जैसे हम ही ले लेते हैं भाई, हम जाते हैं और किसी ऐसा हिसाब की ड्रेस पहन के और कहीं जाके गाँव में चालान काटने लगे। अब चालान काटने लगेंगे तो क्या होगा भाई कुछ लोग तो पहचान जाएंगे कि भाई ये है नहीं, है मतलब ये पुलिस वाला नहीं है, बन गया है नकली। तो क्या होगा, वो लगा सकता है आर्टिकल 32 के तहत क्या, अधिकार प्रेक्षा। तो हमारे पास फिर क्या आएगा, एक रेट आएगी और बोला जाएगा उसमें कि आप किस अधिकार से इस पद पर काम कर रहे हैं, है ना, कि भाई हमारे पास कौन कौन से अधिकार, जिस कारण से हम यहाँ पे तुमने वर्दी पहनी, उस फिर हमसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें बोला गया अधिकार प्रेक्षा। ऐसे बहुत सारी केस होते रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण, इन दोनों को एक साथ में बोलेंगे। ठीक है, एक साथ में ही देखेंगे। तो भाई सबसे पहले देखना है, देखो प्रतिषेध या फिर प्रोहिबिशन। ठीक है, इसमें पहले अपन समझेंगे कि किस किस कोर्ट के अंदर किस किस कोर्ट के लिए आता है। ठीक है, ये एक्चुअल में दोनों सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बीच की बात बताई गई है। तो देखो सबसे पहले क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अभी तो बहुत सारे हैं भाई, है ना, क्या है, बहुत सारे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो हर डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट हैं। अब इन डिस्ट्रिक्ट के ऊपर काम कौन करता है भाई, हाई कोर्ट। कौन करता है भाई, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर होता है। और ऐसे भी कई हाई कोर्ट हैं हमारे, 28 जिले में 25 हाई कोर्ट हैं अभी। ठीक है, और इस हाई कोर्ट के सबसे ऊपर कौन होता है भाई, सुप्रीम कोर्ट। क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें यह बोला गया है प्रतिषेध मतलब कि अगर कोई व्यक्ति, अगर जैसे कोई भी एक न्यायालय, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, जैसे हाई कोर्ट कुछ ऐसा काम कर रहा होगा जो सुप्रीम कोर्ट ही उस पर निर्णय ले सकती, और इसने क्या कर दिया है, निर्णय ले लिया है। अब निर्णय ले लिया तो भाई जो सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या लगाएगी, एक प्रतिषेध वाली कौन लगाई, रेट लगाई, कौन सी, प्रतिषेध वाली रेट, और उसको रोकेगी कि भाई कि ये तुम्हारा काम नहीं, ये हमारा काम है, आप इस केस को हमारे पास ट्रांसफर कर दो। ठीक है, इसमें ये बोला जाएगा। और ये कब लगाया जाएगा, ये तब लगाया जाएगा जब कार्रवाई चल रही हो, है ना, कार्रवाई चल रही हो तब लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोहिबिशन। और है ना, हाई कोर्ट जो है वो किस पे लगा सकती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे लगा सकती है। ठीक, अब बात करते हैं उत्प्रेषण। उत्प्रेषण भी क्या है, ठीक ऐसा ही है, बट ये कब लगाई जाती है, तब लगाई जाती है जब कार्रवाई पूरी हो चुकी हो, जब निर्णय ले लिया हो। जैसे कि कोई सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट में सुनाया जा सकता हो निर्णय, वो हाई कोर्ट ने सुना दिया हो, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या लगा देगी, उत्प्रेषण या फिर सर्टोरी लगा देगी। क्या लगा देगी, सर्टोरी। और उसका जो निर्णय होगा वो इसको क्रॉस करके अपना खुद का निर्णय सुनाएगी। ठीक है, तो ये थे हमारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को लेकर। अब हमारे जो तीनों क्षेत्र बचते हैं, देखो ये तो अभी तक हमारे जितने ये 12 से लेकर जो 32 तक जितने भी अधिकार हैं उनके बारे में बताया गया। इसमें हमें बोला गया कि अधिकार ये तुम्हारे हैं, लेकिन अब बताया जाएगा भाई जो अधिकार हैं, जो कौन कौन से अधिकार तुम इनसे छीना जा सकता है। देखो अनुच्छेद जो 33 है, इसमें बोला गया है राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर संसद मतलब कि लोकसभा राज्यसभा, है ना, और राष्ट्रपति भी, लेकिन फिलहाल लोकसभा और राज्यसभा, और सेना, मीडिया और गुप्तचर के जो मूल अधिकार है उनको क्या कर लिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा या फिर छीन लिया जाएगा। ठीक है, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर अगर कोई गुप्तचर है और कोई गुप्त बात है वो जाकर जनता में बता दे तो क्या हो जाएगा, हमारा देश खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए उनके अधिकार क्या है ना, उनको बोलने का अधिकार है। ठीक है, अभिव्यक्ति तो उनको रोक दिया जाता है उन अधिकारों को। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पे संसद, सेना, मीडिया और गुप्तचर के जो अधिकार है वो कम कर दिए जाएंगे। हम बात करते हैं अनुच्छेद 34 की। अनुच्छेद 34 क्या कहता है, अनुच्छेद 34 कहता है मार्शल लॉ। हमारे पूरे भारत में या फिर भारत के किसी भी कोने में या छोटे से हिस्से में क्या लग सकता है, मार्शल लॉ लग सकता है। मार्शल लॉ मतलब कि सेना का कानून। और जब सेना का कानून लगता है तो कई सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, और इनके अधिकार क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। हम बात करते हैं अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 क्या कहती है, भाग 3 में मूल अधिकार को लागू करने की विधि।
ठीक है, मतलब ये अधिकार कैसे कैसे लागू होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में पर हमारे मौलिक अधिकार जो अभी समाप्त हो चुके हैं। अब हमें जो पढ़ना है वह भाग 4 पढ़ना है, जिसमें है नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो मिली, जो वीडियो है वह अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही में आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। और अगर आपको इस चैप्टर से कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरी भी अगर कोई गलती हो जाती है तो आप उसको ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं और अच्छी से अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।